रणवीर आपके पास आएंगे। मंडी संसदीय सीट से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां से बीजेपी के उम्मीदवार फिलहाल रुझानों में आगे हैं। बीजेपी प्रत्याशी ब्रिगेडियर रिटायर्ड खुशहाल ठाकुर रुझानों में आगे हैं। मंडी में पहला रुझान आ गया है और सबसे पहले न्यूज 18 पर आपको बता रहे हैं कि बीजेपी प्रत्याशी खुशहाल ठाकुर को बढ़त मिली है रुझानों में। आखिर कौन मंडी का मैदान मारेगा, तस्वीर कुछ देर बाद साफ होनी शुरू हो जाएगी। मेरे सहयोगी वीरेंद्र भारद्वाज फोन लाइन से मेरे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, हम सियासी समीकरणों की भी बात कर रहे थे मंडी लोकसभा उपचुनाव में, लेकिन अभी जो रुझान है वो बीजेपी के उम्मीदवार को आगे बता रहे हैं। यहां जो ताकत लगाई, क्या ये रुझान उसका परिणाम है, उसकी तरफ संकेत कर रहे हैं? मुख्यमंत्री ने खूब ताकत झोंकी है। जी बिल्कुल सुदेश, अगर हम पहले रुझानों की बात करें तो इसमें बीजेपी को हल्की सी बढ़त है। आप ये नहीं कह सकते कि बीजेपी को जो है वो बहुत ज्यादा बढ़त है, बीजेपी को हल्की सी बढ़त है। कहीं पे जो हमें जानकारी मिल रही है वहां से ये जो फर्स्ट राउंड हुआ है उसमें बहुत सी जगह ऐसी भी है जहां से कांग्रेस ने जो है वो लीड ली है, लेकिन बहुत सी जगह ऐसी भी है जहां पे बीजेपी ने लीड लिया और दोनों को जो है वो आप ये मान के चले कि कांटे की टक्कर दोनों के बीच में चल रही है। इतनी अधिक बढ़त जो है हम एकदम से बीजेपी को नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इतना तय है कि बीजेपी को हल्की बढ़त इस वक्त है। और निश्चित तौर पर जो आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस चुनाव में जो वो पूरी ताकत लगाई, क्योंकि उनके लिए खुद ये जो चुनाव है ये प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है, क्योंकि उनका अपना गृह संसदीय क्षेत्र है कि यहाँ पर जीत दर्ज करना और बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करना किसी भी मुख्यमंत्री के लिए जो वो जरूरी हो जाता है। तो यही कारण है। अभी जो पहले राउंड की काउंटिंग हुई है उसमें अगर हम बात करें मनाली के, हमारे पास डाटा आया है, मनाली में कांग्रेस की जो प्रत्याशी है प्रतिभा सिंह वो वहां से आगे है। और मंडी जिला में अगर हम बात करें, मंडी जिला में जोगिंद्र सराज का भी डाटा आया है, तो उस हिसाब से जो है ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर जो है वो थोड़ा सा आगे है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि जिस प्रकार से हमने कहा था कि स्टार्टिंग से हमें कह रहे थे कि जो मुकाबला है वो कांटे की टक्कर का होने वाला है, और ये जो परिणाम है इसका, जो पहले राउंड के जो हमें रुझान जो सामने देखने को मिल रहे हैं वो रुझान इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो मुकाबला है कांटे की टक्कर का है और दोनों दलों के बीच में कौन जीतेगा कौन हारेगा, जो परिणाम होंगे वो चौंकाने वाले होंगे और परिणाम जो अंतिम रिजल्ट है उसको आने में अभी काफी ज्यादा समय जो लगने वाला है। जो परिणाम आएगा उसका संदेश पूरे हिमाचल में जाएगा। भले ही 3 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हुआ है, उसका परिणाम भी आएगा, लेकिन मंडी से जो फैसला जनता सुनाएगी उस फैसले का असर आने वाले विधानसभा चुनावों तक जरूर सुनाई, दिखाई और महसूस किया जाएगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर सुदेश, जो आपने कहा वो बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मंडी से एक तो जो संदेश आएगा, आप ये मान के चलिए कि सरकार के 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है और चौथे वर्ष में जाकर जो है वो सरकार को उपचुनाव के बीच में जो है जाना पड़ा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का जब हमने इंटरव्यू किया था और ये सवाल हमने उनसे पूछा था, उन्होंने इस बात को, हमारे इंटरव्यू में इस बात को स्वीकारा था कि 4 साल जब होते हैं तो एक तरीके से सरकार के खिलाफ भी जो है वो कहीं ना कहीं माहौल होता है। इस बात के संकेत उन्होंने स्टार्टिंग से ही दे दिए थे। अब जब ये परिणाम आएगा तो कहीं ना कहीं ये सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी पेश करेगा कि 4 साल में सरकार ने क्या किया, जनता सरकार के कार्यों से कितना खुश है, कितना नाखुश है, कहां सरकार की तरफ से कमियां रह गई हैं, कहां पर इंप्रूव करने की जरूरत है। इन सारी चीजों को लेकर जो है इन परिणामों के बाद मंथन होगा। आप एक बात और भी मान के चलिए सुदेश, अगर यहां से बीजेपी के प्रत्याशी की जीत हो जाती है और बड़े कम मार्जिन से अगर जीत होती है तो उस जीत को भी एक तरीके से आप जीत ना समझे, क्योंकि जो पिछला मार्जिन था जब रामस्वरूप शर्मा यहां से 2019 के इलेक्शन में जीते थे वो 4,05,000 मतों के अंतर से जीते थे, और उस मार्जिन को हालांकि इस बार तो कायम नहीं रखा जा सकता कि उपचुनाव में वोटिंग भी कम हुई है, लेकिन फिर भी एक अच्छी जीत जो है, एक अच्छी लीड के साथ जो है वो जीत हासिल करना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। अगर आप ये मान के चले कि 10 या 15,000 के अंतर से आप जीतते हैं तो वो जीत भले ही आपके लिए कागजों में एक जीत होगी कि आपको प्रत्याशी चुनकर संसद पहुंच चुका है, लेकिन आम जनता की नजरों में या आप जो अपनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां के लोगों की नजरों में सवाल यहाँ पर जरूर मैं करना चाहूंगी और इस पर हम बात भी करेंगे वीरेंद्र की, ना सिर्फ जनता को दिखाना है, अपने आप को दिखाना है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को, पार्टी को, बल्कि आला कमान को भी दिखाना, बताना है कि कहां खड़े हैं वो, सत्ता के सेमीफाइनल में पार्टी कहां है, कितना जनाधार उनका है, क्योंकि चारों सीटें 2 दफा बीजेपी की झोली में आई हैं और मोदी के नाम पर मुहर लगाई है हिमाचल की जनता ने, खुले दिल से लगाई है। बम्पर वोटिंग हुई, बम्पर जीत हुई बीजेपी की, लेकिन क्या अभी तक वो करिश्मा कायम है? ये साबित करना होगा दिल्ली दरबार तक, आलाकमान तक। जी बिल्कुल सुदेश, जिस प्रकार से आपने कहा कि ये साबित करना होगा और जिस प्रकार से मैंने भी आपको बात कही कि सरकार के 4 वर्षों के कार्यकाल का आंकलन होगा, और अगर हम सरकार कहें तो सरकार कौन है इस वक्त, सरकार के मुखिया कौन है, सरकार चला कौन रहा है, सरकार चला रहे हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। तो एक तरीके से अगर सरकार के 4 वर्षों के कार्यकाल का आंकलन हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि प्रत्यक्ष रूप से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के भी 4 वर्षों के कार्यों का जो वो आंकलन यहाँ की जनता करेगी, और जो आंकलन करेगी उसी आधार पर फिर वही रिपोर्ट जो है वो पार्टी हाईकमान के पास भी जाए
जाएगी कि उनकी तरफ से जो यहाँ पर प्रदेश का नेतृत्व जिनके हाथों में सौंपा गया है, उनके हाथों में प्रदेश का नेतृत्व किस प्रकार से चल रहा है, ये आंकलन फिर उसके बाद जो है वो पार्टी हाईकमान करेगी। तो निश्चित तौर पर अब हम कह सकते हैं कि आप ये कह दीजिए कि सरकार के 4 वर्षों का कार्यकाल का आंकलन होने जा रहा है या मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के 4 वर्षों के कार्यकाल का आंकलन होने जा रहा है। लेकिन आंकलन का जो परिणाम है वो थोड़ी देर में आ जाएगा, और जिस प्रकार से मैंने आपको पहले भी कहा कि एक बड़े अंतर से जीत दर्ज करना वो जरूरी हो जाता है। आप जीत दर्ज करते हैं क्योंकि जीत आपको भी पता है कि चुनावों में और क्रिकेट में जीत और हार बेशक 1 रन से या 1 वोट से हो जाए, वो एक अलग बात है कि आपका प्रतिनिधि जो है वो चुनकर संसद पहुंच गया।